नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्लान जर्नीज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको फिर से लेकर चल रहे हैं मांडव, जहां हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ और प्रमुख स्थल मांडू के और इन ऐतिहासिक धरोहरों को कैसे संभाल के रखा है मध्य प्रदेश टूरिज्म ने। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ मांडव। तो ये है जामी मस्जिद और यहाँ पर हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कुछ जामी मस्जिद के अलावा कुछ एक और अट्रैक्शन है विच इज़ सरप्राइज फॉर यू। इसको ताजमहल भी कहा जाता है यहाँ का। तो चलिए देखते हैं ताजमहल, मांडू का और जामी मस्जिद। सर ये हाँ, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये अशरफी महल है। अशरफी महल। हाँ, और अशरफी का मतलब होता है कि गोल्ड कॉइन्स। हाँ हाँ, करेक्ट। इसके बारे में बताया गया है कि इसको राजा भोज ने पहली मालवा की संस्कृत यूनिवर्सिटी में मेंटेन किया था। अच्छा, सर ऊपर कॉलेजेस था, नीचे हॉस्टल था स्टूडेंट के ओके लिए। बाद में इसको कन्वर्ट करके मदरसा बना दिया। ओके। कहते हैं कि महमूद खिलजी मांडू दोनों में फाइट हुई। महमूद खिलजी मांडू आ गया, राणा ओके दोनों ने अपने अपने जीतने की खुशी में अलग अलग विजय स्तंभ बनाया था। ओके। महमूद खिलजी ने एक साइड में 7 मंजिल बनाया था और महमूद खिलजी राणा कुमार ने जाके चित्तौड़ में बनाया, जो आज भी कीर्ति विजय स्तंभ के नाम से मौजूद है। अच्छा। सर अशरफ महल इसलिए बोलते हैं कि जब जहांगीर मांडू आया तो उसके समय उसकी वाइफ बेगम 7 मंजिल के ऊपर चढ़कर मांडू का व्यू देखा जाए। एक्चुअली उसकी बेगम के लिए पॉसिबल नहीं था कि ऊपर चढ़ सके। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप जितनी सीढ़ी चढ़ेंगी मैं उतने कॉइन्स होंगे। तो कहते हैं कि नूरजहाँ 152 स्टेप चढ़कर ऊपर गई, उतनी अशरफियाँ रखी। रिटर्न में नूरजहाँ ने सारी अशरफियाँ कलेक्शन करके गरीबों को बांट दी थी। उससे पहले महमूद खिलजी सेकंड ने इसको अपना ग्रेव यार्ड बना दिया। अच्छा अच्छा। मांडू की जामी मस्जिद है। मांडू में जामी मस्जिद है, दिल्ली में जामा है, हैदराबाद जामा के अंदर मस्जिद। जुमा है। इन सबका एक ही मतलब होता है कि फ्राइडे मोस, यानी शुक्रवार के दिन सारे एक जगह पर जमा होकर खुदा परमार ने स्टार्ट किया था। और परमार इसको मालवा की हाई कोर्ट के रूप में बनाना चाहते थे, क्योंकि ये जो मांडू जो है ये मालवे का सेंटर पॉइंट में जाता है। और बाद में इसको हुसैन शाह गोरी ने कम्पीट किया। हुसैन शाह गोरी ने काफ़ी लॉन्ग टाइम रूल किया, करीब 29 ईयर्स। हुसैन शाह ने अपने समय में इसको मालवा की हाई कोर्ट के रूप में यूज़ किया था, प्लेटफॉर्म है किंग के बैठने के लिए। बहुत सारे स्मॉल डोम बने जिसमें एक्वेस्टिक होता है कि मान लीजिए किंग अगर वहाँ से यहाँ से कुछ बोले तो पब्लिक दूर बैठ के सुन लिया करती थी। महमूद खिलजी के टाइम में इसको मस्जिद बनाया और काफ़ी सालों तक मस्जिद के रूप में यूज़ किया। ये प्लेटफॉर्म है इमाम के लिए। इमाम नमाज के बाद में ऊपर बैठ के फिर कुरान के बारे में बताते कि कुरान क्या चीज़ है। हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद के अंदर लेडीज़ को अलाउड नहीं करते हैं, वो ईरान और अफ़गान में करते हैं। स्पेशली ये 2 बालकनीज बनी है जहाँ लेडीज़ नमाज पढ़ती थी। और सर इस साइड में 9 आर्च है और उस साइड में 8 आर्च, जो कि कैबिनेट अच्छा। हुआ करती थी मंत्रियों की। कोई भी मंत्री अगर अपने साथी से बात करना चाहे तो राजा के सामने से ना निकलते हुए इसके अंदर से एक बैक डोर दे रखा है। अच्छा। तो बैक डोर से जाए और वापस अपनी बात करके अपनी सीट पर बैठ जाए। बिल्डिंग जो एमपी का ताजमहल है, अच्छा। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के पहले जो उसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद हमीद, अच्छा। उनको मांडू भेजकर इसका आइडिया बुलवाया और बाद में जो है ताजमहल बनवाया। फ़र्क इतना है कि ताजमहल की 4 कॉर्नर के ऊपर मीनार है, इस पर डोम है, उस पर पॉलिश है, विदाउट पॉलिश है, लेकिन इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग है मार्बल की है। और ये जो मार्बल्स है जबलपुर का, मध्य प्रदेश का,
और ताजमहल का मार्बल जो मकराना का राजस्थान का। तो सर होशंग शाह गोरी मैंने बताया कि सेकंड किंग था गोरी डायनेस्टीज का। और होशंग शाह जब होशंगाबाद के विजिट पे था उस टाइम में उसका आर्मी चीफ था महमूद खिलजी, जिसने उसकी पूरी फैमिलीज का कत्ल किया। जब इस बात की इंफॉर्मेशन किसी ने होशंग शाह को दी तो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई थी, तो वहीं उसको दफन किया गया था। यहाँ मरने के पहले एडवांस में कब्र बनाई थी, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मेरी मौत के बाद में मुझे यहीं दफन किया जाए। तो जैसे अभी हम लोग अंदर इंटर करेंगे 6 कब्रें, होशंग शाह है, वाइफ है, 3 बेटे 1 बेटी है, 5 तो रियली बाकी होशंग शाह की मेमोरी। ये भी सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख के ऐसा लगता है कि इसमें भी हिंदुइज्म नहीं। ये धर्मशाला है और ये 100% हिंदू आर्किटेक्चर है। अच्छा अच्छा। देखिए ये जो सपोर्ट जो दिख रहे हैं ना बिल्कुल हाथी की सूंड टाइप के, देख रहे हैं आप। और ये धर्मशाला इसलिए हो सकता है कि टॉम के पहले कुछ धार्मिक स्थल रहा हिंदू समाज का, तो हो सकता है उसके लिए धर्मशाला बनाई गई है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि डॉर्मेटरी टाइप का है। अच्छा। ये सेंटर में हुसैन शाह की ओके। उसकी वाइफ है, 3 बेटे और 1 बेटी है। मेल फीमेल का डिफरेंस देखने के लिए मेल में ऊपर ये पॉइंट होता है, फीमेल जो प्लेन होता है। तो यहाँ पे 4 मेल और 2 फीमेल। ओके। बाकी 5 तो रियली बाकी इसकी मेमोरी के लिए, इसके अंदर डेड बॉडीज के लिए। अच्छा। क्योंकि इनको होशंगाबाद के अंदर ही दफन किया गया था। होशंगाबाद जो सिटी वो इन्हीं के नाम से फेमस थी, ओके। होशंग शाह के नाम से। आवाज़ बहुत गूंजती सर। हाँ हाँ बिल्कुल, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। को पैलेस, बाज बहादुर पैलेस। और उसके ऊपर रूपमती पैवेलियन है जहाँ से रूपमती नर्मदा के दर्शन किया करती थी। ओके। और सामने जो वाटर टैंक दिख रहा है इसका नाम है रेवा कुंड। रीवा कुंड। रेवा 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 कुंड। रेवा मीन्स नर्मदा। ओके। कहते हैं कि हमारे यहाँ मानसून टाइम में काफ़ी क्लाउड होते रहते हैं, जब कभी ऐसा होता था तो रूपमती ऊपर से नर्मदा के इसके दर्शन करती थी रेवा कुंड के। ओके। और रेवा का मतलब होता है कि नर्मदा और रेवा खंड है। तो कहते हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। 3 साल 3 महीने 13 दिन पैदल। अगर मांडू के रेवा कुंड अगर वो नहीं आएंगे तो नर्मदा परिक्रमा जो अनकम्प्लीट मानी जाती है, उनको आना बहुत जरूरी है। ओके। रेवा कुंड, लेकिन इसमें पानी तो है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ वो अच्छा कुंड में तो मेरे ख्याल से बारिश के समय का ही पानी है। हाँ जी। बाज बहादुर का महल। हाँ ये महल रेवा कुंड के पूर्व की ओर पर्वतीय ढलान पे बना हुआ है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाटर चैनल है। अच्छा ये ऊपर कहते हैं कि रेवा कुंड से जब क्वेश्चन मिल के तो वाटर किया करते थे, तो पानी यहाँ आकर उस साइड पे नीचे उतर कर फिर ऊपर चढ़ता था, ये साइड। अच्छा तो जितनी हाइट से पाइपलाइन के द्वारा पानी नीचे आएगा उतना फोर्स से ऊपर चढ़ता है। ये पूरी वाटर। अच्छा।
से लेकर इस बिल्डिंग को बाज बहादुर के पहले खिलजी ने बनाया था। जब बाज बहादुर फर्स्ट टाइम मांडू आके रहने लगा तो उसके नाम से फेमस हुआ बाज बहादुर पैलेस। उस सामने जो मार्बल की जो गैलरीज है, यहाँ का व्यू पॉइंट है, अच्छा। उसको बाज बहादुर ने बनवाया था। ओके और कहते हैं कि बाज बहादुर वहाँ से पब्लिक को एड्रेस करता था। ओके। सर बाज बहादुर यहाँ से पब्लिक को एड्रेस करता था ओके। और नीचे पब्लिक खड़ी रहती थी। अच्छा। और सर यहाँ भी अकोस्टिक होता है। जितनी ऊंची आवाज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हम्म। वो पेड़ के कुएं के वहाँ पे आदमी सुन सकता है। अच्छा। ये जो एकोस्टिक है माउंटेन की वजह से। हम्म। और सर वो जो पेड़ के पीछे मकान दिख रहा है, हाँ हाँ। एकदम अगर सन्नाटा हो और बच्चे अगर अपनी माँ से दाल सब्जी रोटी मांगे तो उनकी आवाज़ यहाँ सुन लो। अच्छा। उस घर में अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ आपको यहाँ क्लियर सुनाई देगी। ओके। बार बार इसका नाम भी चेंज किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइम मांडू को नाम दिया गया था मंडप दुर्ग। ओके। हम लोग मंडप दुर्ग इसलिए बोलते हैं कि मांडू जो है पूरा माउंटेन सिटी है। ओके। और सेकंड टाइम उन्होंने इसको नाम दिया मंडपचल। मंडपचल इसलिए बोलते हैं कि अभी तो इतना जंगल नहीं, लेकिन एक समय था कि मांडू में इतना जंगल था कि अगर हम लोग पहाड़ के किनारे खड़े होकर प्लेट फेंक दे तो प्लेट नीचे नहीं गिरती थी, लाइक ए टेंट। इसलिए इसको बोलते थे मंडप दुर्ग। बाद में सर बैठी ना आप, बाद में मुस्लिम डायनेस्टी में इसका नाम बदल कर उन लोगों ने शादियाबाद रख दिया। शादियाबाद पर्शियन वर्ड है, हम लोग शादियाबाद कह सकते हैं, आनंद नगर कह सकते हैं, फिर ये इसको सिटी ऑफ जॉय। ओके। तो महमूद खिलजी एक लास्ट किंग था, उसके टाइम में मांडू का नाम था शादियाबाद। मतलब सारे लोग बड़े खुश थे उसके समय में। और सुल्तान ने एक फरमान जारी किया था कि मेरे मालवा प्लेटूस के अंदर मेरे क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं वो सारे त्यौहार एक साथ मिलके मनाए, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो। तो सबसे बड़ा अगर त्यौहार मनता था मांडू में वो था होली फेस्टिवल। आज भी हिंदू मुस्लिम मिल के 5 दिन तक कंटिन्यूस होली खेलते हैं। अच्छा। ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। तो सारे लोग जब होली फेस्टिवल मना रहे थे तो अचानक बहादुर शाह गुजरात ने जब नाइट टाइम पे मांडू पे अटैक किया तो एक ही रात में उसने करीब मांडू में 35,000 लोगों का कत्ल किया था। वो मांडू की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कत्लेआम बताया। करीब 3 साल उसने यहाँ पे रूल किया। फर्स्ट टाइम जब हुमायूं ने मांडू पे अटैक किया तो बहादुर शाह गुजरात वेंट टू गुजरात। उसके बाद फिर यहाँ पे मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो हुमायूं ने उसका एक राइट हैंड था सुजाउद खान, उसको मालवे का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। ओके। और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उसी का बेटा था मलिक वाजिद, जिसको हम लोग बाज बहादुर कहते हैं। बाज बहादुर अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न बाज बहादुर भी था। बाज बहादुर की बहुत खूबियाँ थी। बाज बहादुर एक अच्छा फाइटर था। बाज बहादुर क्लासिकल सिंगर था। सरकार चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसने मुगलों से सीखा था। उस साथ में एक शिकारी भी था। तो कहते हैं सर कि सुजाउद खान की मौत के बाद में अकबर को ने बाज बहादुर को मालवे का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और रूपमती मांडू आने के पहले यहाँ से 20 किलोमीटर के ऊपर एक विलेज है धर्मपुरी, वहाँ की रहने वाली थी और बहुत ही बढ़िया क्लासिकल सिंगर थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे मीरा भगवान कृष्ण के लिए गाती थी, वैसे रूपमती नर्मदा के लिए गाती थी। वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म में नर्मदा को सबसे पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी नदियाँ हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट जाती है। जितना गंगा में नहाने से पुण्य मिलता है उतना सिर्फ नर्मदा को दूर से देखने में मिलता है। तो कहते हैं कि जो है रूपमती के फादर के घर पे संतान नहीं थी तो उन्होंने नर्मदा से प्रार्थना की थी और काफ़ी सालों तक तपस्या की नर्मदा के किनारे बैठ के कि जो भी मेरी पहली संतान होगी तुझे अर्पण कर दूंगा। तो उनकी पहली संतान रूपमती के रूप में पैदा हुई थी। और नर्मदा के जब वो पैदा होने के बाद में जब उसको नर्मदा को भेंट करने के लिए आते हैं तो पानी के अंदर से आवाज़ उठती है कि इस लड़की को ले जाओ, हर रोज़ मेरे दर्शन करवाना। तो उनको समझ में आ जाती बात कि शायद ये नर्मदा की ही आवाज़ है। उसके बाद में जब रूपमती बड़ी होती है तो खुद स्वयं जो है नर्मदा के किनारे आके भक्ति भाव जो भी उसका था नर्मदा के वो करती थी। एक दिन शिकार के चक्कर में बाज बहादुर जो है नीचे वैली में गया
तो वहाँ उसकी मुलाकात रूपमती से हो गई। तो बाज बहादुर ने अपना परिचय देते बताया कि मैं भी एक क्लासिकल सिंगर हूँ और मैं मांडू का सुल्तान हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मांडू आएँ। लेकिन रूपमती ने कहते हुए टाल दिया कि सारा डिसीजन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। तो जब बाज बहादुर ने रूपमती के फादर से रिक्वेस्ट किया तो एग्री हो गए थे आने के लिए। बाद में रूपमती ने एक शर्त और रख दी कि जब तक नर्मदा के दर्शन नहीं मैं करती हूँ तब तक भोजन नहीं करती हूँ। उसके ऊपर का अभी ऊपर पेविलियन बना हुआ जहाँ से वो दर्शन करती थी। हाँ, तो कहते हैं सर कि बाज बहादुर भी जो है यहाँ पे 3-4 साल के बाद में इंडिपेंडेंट किंग बना था। जब अकबर को पता चला कि बाज बहादुर मेरे अगेंस्ट मांडू का किंग बना, तो फिर अकबर ने बाज बहादुर को दिल्ली तरफ किया था। तो कहते हैं कि बाज बहादुर ने जब वहाँ जाने से मना किया तो फिर अकबर ने मांडू के लिए उसका एक आर्मी चीफ था आदम खान, उसको भेजा। तो आदम खान और बाज बहादुर के बीच जब फाइट हुई तो उज्जैन के पास में सारंगपुर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ जाके बाज बहादुर फाइट में मारा गया। आदम खान मांडू आकर यहाँ का गवर्नर बना तो रूपमती को देख के कहता है कि मैं आपसे शादी करने आता हूँ। उसने शादी करने से मना किया और फिर रूपमती ने पॉइजन खाकर सुसाइड किया था। इस बात की इंफॉर्मेशन किसी ने अकबर को दी तो अकबर भी स्वयं मांडू आया। फिर मांडू के तमाम लोगों ने अकबर के सामने जब आदम खान की शिकायत रखी तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने मांडू में ही सजाए मौत का ऐलान कर दिया और मांडू से उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसको दिल्ली ले जाया गया। लेकिन आदम खान की माँ के कहने पे अकबर ने उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन जब अकबर अपने कक्ष में बैठता है तो आदम खान उस पर अटैक करता है तो अकबर उसको सेकंड फ्लोर पर ले जाता है, वहाँ से नीचे गिराता है, एक बार बच जाता, सेकंड टाइम फिर गिराता है। वो सजाए मौत उसने मांडू में उसी को सुनी थी, आदम खान को सुनी थी। अब रहा सवाल रूपमती बाज बहादुर के रिश्ते के बारे में, सब लोग अलग बात करते हैं, कोई वाइफ हस्बैंड, कोई प्रेसी, कोई प्रेमिका। एक्चुअली रूपमती और बाज बहादुर के बीच का जो रिलेशन था दोनों का म्यूज़िक लो था। रूपमती राजपूत थी और बाज बहादुर जो मुस्लिम था। रूपमती जिस फैमिलीज को बिलोंग करती थी वो है राजस्थान का हाड़ा वंश। हाड़ा वंश में आज भी वो लोग चाइल्ड मैरिज कर दिया करते हैं। इस बीच में अगर लड़की के हस्बैंड की डेथ होती है तो उसको सेकेंड मैरिज के लिए परमिशन नहीं है, या तो सती होना पड़ता है या ताउम्र ऐसी बैठना पड़ता है। तो रूपमती बाज बहादुर दोनों संगीत प्रेमी थे। आइए ऊपर का पोर्शन बंद कर दिया सर। अच्छा, लेकिन वहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं, वो क्या है? वो रूपमती पेविलियन है। अच्छा, ओके। जहाँ से रूपमती नर्मदा के दर्शन किया। अच्छा, जहाँ अभी हम जाएंगे। ऊपर का जहाँ से दर्शन करती थी उस पोर्शन को बंद कर दिया है। अच्छा, सेकेंड फ्लोर पे जो प्लेटफॉर्म दिखते हैं ना, हाँ, वहीं तक अलाउ है। ओके। रूपमती मंडप, रूपमती पवेलियन। यहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऋषि जी, यहाँ से नहीं आना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये वाला ये जो चढ़ाई है ये ज़्यादा खराब है? बर्ड्स आई व्यू ऑफ मांडू सिटी। यहाँ से आप पूरा मांडू देख सकते हैं। और अभी आपको एक्सट्रीम हाइट पे जाना है जो कि वो सामने दिख रहा है। चलिए पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ से नज़ारा लेते हैं मांडू सिटी का। मांडू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है रूपमती पेविलियन। रूपमती ऊपर से नर्मदा के दर्शन क्या करती थी। वो जो लास्ट वाला है वो। उस साइड में एक वाटर टैंक बना हुआ जिसको कहते हैं कि राजा भोज ने बनवाया था। ओके। देखिए इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट राइट पर स्लोप नजर आ रहा है। तो जितना भी रेन वाटर था छोटे वाले टैंक में कलेक्शन करते थे, वहीं से चारकोल से वाटर फिल्टेड होकर इस टैंक में आता था। ओके। जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ क्या करते। सामने जितना भी है ये पूरा बैरक से सोल्जर्स के लिए। अच्छा, और सामने जितने माउंटेन इंडिया रहेंगे ये मांडू किले के अंदर ही होगा। ओके। ये वाटर टैंक है। ओके। अच्छा खासा अस्तबल जैसा लग रहा है।
नेचुरल लाइट डे टाइम, और ये ऐसा लग रहा है जैसे बल्ब लगाए हुए हैं हर जगह, छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए हैं ऐसा लग रहा है। वेंटिलेशन के लिए छेद है। सो आई थिंक ये हाईएस्ट पीक है मांडू सिटी का, और यहाँ से आपको पूरा मांडू सिटी का बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। सर अभी हम लोग ग्राउंड लेवल से 1200 फीट हाइट है, सी लेवल से 2300 फीट हाइट है। अच्छा, वो एंड ऑफ मालवाज है। Okay. जब हम लोग नीचे जाएंगे तो निमाड़ एरिया लग जाता है, जहाँ वो एग्रीकल्चर एरिया हुआ करता था। ओके, और जहाँ हम लोग खड़े हैं पूरा रूलिंग एरिया है। अच्छा, और ऊपर से नर्मदा के दर्शन होते थे। पिछले कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया है, अच्छा, क्योंकि वन वे है। हाँ, एक आदमी से दूसरा आदमी जा नहीं सकता। ओके, क्या है कि बिल्डिंग नीचे से थोड़ी क्रैक हो गई है। अच्छा, जितना भी टूरिज्म मांडू में आता है उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। ओके, तो किसी दिन कोई हादसा ना हो। इसलिए बंद कर दिए। ओके, निमाड़ एरिया है। ये मांडू तो यहीं से खत्म हो गया। यहाँ खत्म है। और ये कौन सा एरिया? ये निमाड़ एरिया। निमाड़। नर्मदा इस डायरेक्शन में दिखती है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रही, वैसे पानी भी नहीं है ना। ये तो सब खेत है ना, हाइट प्लाटू है। सो इट्स द टाइम टू गो बैक। मांडू की हाईएस्ट पीक से वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, और ये एक ऐसा नज़ारा है जो आप शायद बार बार देखना चाहेंगे। और लोग कहते हैं यहाँ पर कि शाम के टाइम अगर आप आएँ तो आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। सो ब्यूटीफुल। मांडू का ट्रिप खत्म होने ही वाला है और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली दरवाजे पर। यहाँ से हम आपको मांडू के नेचर और हिस्ट्री का एक बर्ड्स आई व्यू ज़रूर करवाएंगे। तो एंजॉय करिए इस छोटे से ड्रोन शूट को मांडू में। एक बार फिर से टाइम आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। कमेंट सेक्शन में आपको मांडू का ट्रिप कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे ट्रैवल वीडियोस आते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। मिलते हैं कुछ नए ट्रैवल वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। सी यू शॉर्टली। बाय।